हेलो एवरीवन, संपूर्ण उत्तर प्रदेश रिवीजन सीरीज के अंतर्गत आज हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश के भूगोल को पढ़ना यहाँ पर शुरू करेंगे। इससे पहले देखा जाए तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश रिवीजन के अंतर्गत हमने उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास को पढ़ा। साथ ही साथ हमने उत्तर प्रदेश के कला एवं संस्कृत का भी रिवीजन कर लिया है और उत्तर प्रदेश की संपूर्ण राज्य व्यवस्था को भी हमने यहाँ पर स्टडी कर लिया है। इसी कड़ी में ये हमारे यहाँ पे अगला वीडियो सीरीज है जिसमें हम उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी को स्टडी करेंगे। ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट होता है वो होती है मैप। मैप के माध्यम से, क्योंकि ज्यादातर उत्तर प्रदेश में हमें और कुछ यहाँ पे स्टडी नहीं करनी है, वो है इसका ज्योग्राफी का स्टैटिक पोर्शन हमें यहाँ पे देखना है। तो मैप के माध्यम से स्टैटिक पोर्शन को रिवाइज करना आपके लिए आसान रहेगा। ठीक है, बाकी ज्योग्राफी के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आप जो इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो वहां पे समझ चुके हैं। हमें उत्तर प्रदेश जो ज्योग्राफी में ध्यान से दीजिएगा, जो पढ़ना है, जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो बेसिकली आपको स्टैटिक पोर्शन उत्तर प्रदेश की पूछी जा रही है ज्योग्राफी के रिलेटेड। हम भी यहाँ पर उसको वैसे ही पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर मैप के साथ हम उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी को स्टडी करेंगे, तथ्य देखेंगे और मैप में उसकी अवस्थिति को भी देखेंगे। सबसे पहले आज के हमारे इस वीडियो सीरीज में हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश की अवस्थिति से इसे पढ़ना शुरू करेंगे और उसके बाद इसके महत्वपूर्ण जिले, मंडल, उनके बारे में देखेंगे। उत्तर प्रदेश की सीमाएं किन किन राज्यों के साथ लगती हैं वो भी यहाँ पर देखेंगे और उसके साथ साथ फिर आगे के टॉपिक्स को भी हम देखेंगे। वीडियो हो सकता है आपको एक से ज़्यादा बन जाए, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश का रिवीजन यहाँ पे करना है। सेल्फ स्टडी आप अपने स्तर पे करते रहें और साथ ही साथ यूट्यूब पर जो भी प्रोग्राम हम लेकर आ रहे हैं, जो कंप्लीट रिवीजन सीरीज़ हैं, उनको फॉलो करते रहिए। प्रीलिम बूस्टर सीरीज़ है जो हम MCQ आपको लेकर आएंगे, उनके माध्यम से प्रैक्टिस जरूर करते रहिए और साथ ही साथ यहाँ पर आपको पूरा यहाँ पर सेल्फ स्टडी पर भी फोकस करना है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है उत्तर प्रदेश की अवस्थिति। अवस्थिति में अगर है यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जो पहला यहाँ पे पोर्शन है कि उत्तर प्रदेश भारत का कैसा प्रांत है, तो सीमांत प्रांत है। सीमांत प्रांत का मतलब होता है कि एक ऐसा राज्य जहां पर भारत की सीमा अंत होती है और आपको देखा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुरू होती है। जैसे वो यूपी के बारे में आप जानते हैं, वो यूपी की सीमा आपको नेपाल से भी लगती है। तो ये नेपाल क्या है, भारत नेपाल की एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है और उत्तर प्रदेश वहां पर देखा जाए तो सीमा साझा करता है नेपाल के साथ। दूसरा जो चीज यहाँ पे आपसे हमेशा पूछी जाती है कि एक अक्षांश और देशांतर के मध्य एक तरह की अवस्थिति क्या है। तो अवस्थिति के संदर्भ में ध्यान रखिएगा, जो मानचित्र में अगर आप उत्तर प्रदेश को देखेंगे, जो कोऑर्डिनेशन यहाँ पे दर्शाए जाते हैं 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 70 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य और साथ ही साथ 77 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य आपको यूपी की एक अवस्थिति आपको देखने को मिलती है। विस्तार के बारे में अगर हम बात करें तो आपकी लंबाई या चौड़ाई जो है वो यूपी की कितनी है, इसके संदर्भ ध्यान के जब आप पूरब से पश्चिम की ओर जाएंगे, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं पूरब से पश्चिम की ओर कहने का मतलब क्या है, जब आप यहां पर ये होता है, आपको यहां पर है ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो जब आप ईस्ट से वेस्ट की ओर यहां पर बढ़ेंगे, ठीक है, तो यहां पर आप देखिए इनकी जो लंबाई यहां पर है पूरब से पश्चिम की ओर 650 किलोमीटर है। ठीक है, 650 किलोमीटर है। और वहीं जब आप यहां पर देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी कि यहां पर आप देखें ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपको साउथ, यानी कि नेपाल से आप जब मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ेंगे तो यहां पर इनकी लंबाई हो जाएगी 240 किलोमीटर। तो ये यूपी का यहां पर आप देखें वो उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम की ओर इनकी लंबाई है। इसके साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल क्या है, जो कि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। और यहां पर इसको आपको ध्यान रखना है, ये पूरा अर्थात जितना भी इनका एरिया आता है उसको यहां पर हम कहते हैं उसका क्षेत्रफल। तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर देखा है तो यूपी का क्षेत्रफल है। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए यूपी का जो कुल क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का कितने परसेंट है, तो यहां पे ध्यान रखिएगा 7.33%। यूपी का जितना भी आपको क्षेत्रफल है वो भारत का कितना है, 7.33% यहां पर आता है। एक चीज और यहां पे आता है, उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है, देखी जाए अपने भारत के में देखे जाए तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला आपका प्रदेश है। एक तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। दूसरा, अगर हम वर्ल्ड स्तर पर कई देशों के साथ कंपेयर करें तो वहां भी उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो विश्व में देखा जाए तो आपको ब्राजील के बाद छठे स्थान पर हम यहां पर आते हैं। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है न सिर्फ भारत के स्तर पर सबसे ज्यादा है प्रदेश के नाम पे, बल्कि वैश्विक स्तर पर देशों के साथ तुलना करने पर भी हम छठे स्थान पे आते हैं। एक क्वेश्चन की उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत यहां पे प्रतिनिधित्व करता है, तो 16.17% यहां पे भारत की जो जनसंख्या है वो एक तरीके से यूपी में निवास करती है।
तो ये तो यहां पर हो गया कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब एक चीज जो आपको एग्जाम में और पूछी जाती है कि उत्तर प्रदेश की जो भारतीय राज्यों के साथ सीमा है वो किसके साथ कितनी सीमा यहां पे हम साझा करते हैं। तो पहले तो हम इसको ऐसे ही देख लेते हैं, उसके बाद इसको मैप में भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। अगर हम यहां पे नजर डालें, जैसे कि हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के साथ हमारा एक जिला यहां पे साझा होती है, वो है सहारनपुर। और अगर आप अवस्थिति अगर आप जानते हैं यूपी का, तो ये देखिए ये है सहारनपुर, ठीक है। तो यहां पर आपको जो सीमाएं लगती है वो यहां पे आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। ये एक उत्तरी जिला है आपका यूपी का, जो हिमाचल प्रदेश के साथ हमारा सीमा यहां पर आपको साझा करता है। इसके साथ साथ दूसरा यहां पे देखिए हरियाणा, हरियाणा के साथ हम 6 जिले साझा करते हैं, 6 जिले जो है सीमा साझा करते हैं, जिसमें सहारनपुर से लेकर शामली, बागपत होते हुए गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा तक जो है वो हरियाणा के साथ आपको सीमा लगती है। तो यहां से अगर आप देख लें, ये हरियाणा हो गया, शामली हो गया, बागपत हो गया, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा, तो ये हो गए आपको यहां से लेकर के आपको हरियाणा से लेकर आपका जो सीमा साझा होती है, ये एरिया हम यहां पर देखते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो अगला आता है राजस्थान के साथ हम 2 सीमाएं साझा करते हैं, वो है मथुरा और आगरा। तो ये मथुरा और आगरा का जो एरिया यहां पर आप देख रहे हैं, ये आपको देखने को मिल रहा है कि जिसमें हम राजस्थान सीमा साझा करते हैं। इसके बाद सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है कि हम सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की जो जिले हैं वो सबसे ज्यादा किस राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं, तो मध्य प्रदेश के साथ। वो भी कितने जिले हैं, 11 जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ हम सीमा को साझा करते हैं, सोनभद्र, मिर्जापुर, इलाहाबाद, जिसे हम प्रयागराज भी कहते हैं, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, आगरा, इटावा, जालौन, ये सारे जिले जो हैं आप यहां पे देख सकते हैं। यहां से राजस्थान की जो सीमा है समाप्त हो रही है और यहीं से हम लेकर के ये पूरा एरिया जो है यहां पर आपको देखा जाए तो हम यहां पर आपको मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। इसी तरह छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सोनभद्र के साथ यहां पे सीमा आपको साझा करते हुए दिखाई देते हैं। बिहार को देखिए तो ये भी आपको सोनभद्र के साथ सीमा यहां पे साझा करता हुआ दिखाई देता है। और तो एक चीज यहां पर देखिए, मध्य प्रदेश भी सोनभद्र के साथ सीमा साझा करता हुआ दिखाई देता है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया कि यूपी का ऐसा कौन सा जिला है, एकमात्र जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो सोनभद्र ध्यान रखिएगा। और राज्य पूछे जाएं तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ये चारों राज्य यहां पर देखा है तो सीमा साझा करते हैं। झारखंड और छत्तीसगढ़ यहां पे देखा जाए और हिमाचल प्रदेश, 3 ऐसे राज्य हैं जिनके साथ हम सिर्फ एक एक जिले जो है सीमा साझा करते हैं। तो यहां पे झारखंड, छत्तीसगढ़ यहां पे देखे तो सोनभद्र है, जबकि हिमाचल प्रदेश देखा जाए तो एक ही जिला जो है सहारनपुर है। इसी तरीके से बिहार दूसरा ऐसा जिला राज्य है जो सबसे ज्यादा जो है जिसके साथ हम सीमा यहां पे साझा कर रहे हैं, जिसमें यहां पे देखिए महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, यानी कि 7 जिले जो हैं हम बिहार के साथ यहां पे साझा करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, आपको महाराजगंज, ये एरिया जो है आपको किसका लग गया, यहां पे हम देखते हैं तो आपको बिहार का लग गया। उत्तराखंड जो है यहाँ पे देखिए 7 हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत, यानी कि यहाँ पर आप देख लीजिए ये सहारनपुर से पकड़िए मुजफ्फरनगर जाते हुए बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, यहाँ तक का जो एरिया है ये आप उत्तराखंड के साथ यहाँ पे सीमा साझा कर रहे हैं। और बाकी यहाँ पे देखिए दिल्ली भी है, दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है वो गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, यानी कि ये यहाँ पर आपको दिल्ली है, छोटा सा एरिया यहाँ पे लग रहा है और ये 2 के साथ हम सीमा यहाँ पे साझा करते हैं दिल्ली के साथ। और लास्ट जो सेगमेंट आपको बचता है कि हम नेपाल के साथ भी आपको सीमा साझा करते हैं, जो कि कितने जिले और कहां से हैं, तो यहां पे आप देख लीजिए पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, नौगढ़, महाराजगंज तक यहां पर देखा जाए तो आपको एरिया जो है साझा किया जा रहा है, जो कि हम नेपाल के साथ करते हैं। तो ये ओवरऑल जो प्रोस्पेक्टिव है जो आपको ध्यान में रखना है, यूपी के परिप्रेक्ष्य से आपको ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो सीमा साझा को लेकर के अलग अलग राज्य अलग अलग यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के साथ हैं, वो इसमें यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव रहता है। एक बार मैप में भी यहाँ पर इसे देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, लेकिन थोड़ा सा पहले अब जो बात चल रही है कि मंडल और जिले को लेकर के है, तो वो भी इसमें हम यहाँ पर पहले एक बार देख लेते हैं, ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे आगे आएंगे। तो चलिए पहले यहाँ पर इसी को देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप नजर डालें मैप में भी हम यहां पे देख लेते हैं, ठीक है। यूपी के जैसे हम जिलों की हमने बात की, कौन कौन से जिले कहां कहां यहां पे सीमा साझा कर रहे हैं, देख लीजिए, सेम वही प्रोस्पेक्टिव है। आप यहां पर एक बार रिवाइज करने के सबसे उत्तरी जिला यहां पे कौन सा है, आपको देखिए सहारनपुर है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
एनसीआर राजधानी जो क्षेत्र है यहाँ पे आप देखिए कौन कौन से यहाँ पे जिले आपको आते हैं, गौतम बुद्ध नगर आपको हो गया, बुलंदशहर हो गया, हापुड़ हो गया, गाजियाबाद हो गया, नोएडा हो गया, बागपत और मेरठ, ये सारे के सारे जो हैं वो दिल्ली एनसीआर। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि यूपी के कौन कौन से जिले हैं जो कि आपको दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत आते हैं, उनके नाम आपसे पूछे जाते हैं। तो इसको यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, हापुड़, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर और अलीगढ़ के एरिया यहाँ पर आपको कवर अप करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ सबसे पश्चिमी जिला अगर आपसे पूछा, सबसे उत्तरी जिला यूपी का सहारनपुर, सबसे पश्चिमी जिला यूपी का कौन सा है, आपको शामली है। शामली जो है सबसे पश्चिमी जिला है। इसी तरह सबसे पूर्वी जिला अगर आपसे पूछा जाए तो बलिया है। ये देखिए यहाँ पे जो किसके साथ सीमा साझा करता है, बिहार के साथ। और सबसे दक्षिणी जिला आपसे पूछा जाए तो सोनभद्र है, और सोनभद्र आपका सबसे दक्षिण जिला होने के साथ साथ 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार हो गया, झारखंड हो गया, आपको छत्तीसगढ़ हो गया और मध्य प्रदेश हो गया। इसके साथ साथ देखिए जैसे कि हमने कहा था उत्तर प्रदेश की से लगा सबसे लंबी सीमा वाला राज्य, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश 11 है। मध्य प्रदेश राज्य से 3 ओर से यहाँ पे घिरा हुआ जिला कौन सा है, तो वो है ललितपुर। ये भी एग्जाम में आपसे पूछा गया है कि यूपी का एक ऐसा जिला जिसकी 3 ओर से सीमाएं एक राज्य से लगती हैं, ठीक है। तो सोनभद्र है जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, और जबकि ललितपुर जो है वो 3 तरफ से मध्य प्रदेश के साथ सीमा आपको साझा करता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा गया है। इसके अलावा एकमात्र अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पष्ट करने वाले यहां पर देखा जाए तो एक ही अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, नेपाल के साथ लगती है। और नेपाल के साथ अगर हम देखें तो यहां पे कौन कौन से जिले साझा होते हैं, तो 7 हैं, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, खीरी और पीलीभीत। यहां से देखिए ये हो गया यहाँ पे पीलीभीत 1, लखीमपुर खीरी 2, बहराइच 3, श्रावस्ती 4, बलरामपुर 5, सिद्धार्थनगर 6 और महाराजगंज 7। ये पूरी सीमा यहाँ पर आपको हम नेपाल के साथ साझा करते हैं। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट, हाँ, सबसे बड़ा जिला अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए यूपी का कौन सा है, तो लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। और सबसे छोटा जिला अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे छोटे जिले के तौर पर इसमें आपको हापुड़ का नाम दिया हुआ है, ये भी इसमें आपको ध्यान रखना है। बाकी सहारनपुर, एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, सहारनपुर जिला जो है वो 3 राज्यों के साथ सीमा यहाँ पे साझा कर रहा है। एक और ध्यान दीजिएगा, कौन कौन से, तो हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया। तो सोनभद्र 4 जिलों के साथ और सहारनपुर जो है वो 3 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। सोनभद्र जहां सबसे दक्षिणी जिला है, वहीं सहारनपुर आपका सबसे उत्तरी जिला है, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हमने यहाँ पर देख लिए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से लगा सबसे छोटी सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो यहां पर आप देख सकते हैं वो है आपका शामली। ये सबसे छोटी सीमा वाला राज्य आपको शामली है। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट अन्य जो फैक्ट हैं वो भी हमने देख लिए, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बाकी हम आते हैं अगले प्रोस्पेक्टिव पे, जो हम यहाँ पर अभी डिस्कस कर रहे थे, वो देखते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं और किस मंडल में यहाँ पे कौन से जिले आते हैं, ठीक है। एक और फैक्ट यहाँ पे देख लें, जैसे क्षेत्रफल के हिसाब से आपसे पूछा गया कि कौन से यहाँ पे जिले हैं, वो भी मैं आपको एक बार दिखा दूं। राज्य जो हैं क्षेत्रफल के अनुसार 5 जो राज्य, भारत के सबसे बड़े 5 राज्य यहाँ पे देख लें। राजस्थान 3,42,236 वर्ग किलोमीटर आता है, सबसे बड़ा यहाँ पर है वर्ग क्षेत्रफल। मध्य प्रदेश जो दूसरा सबसे बड़ा है 3 लाख यहाँ पर देखा जाए 8,000 वर्ग किलोमीटर में है। महाराष्ट्र तीसरे स्तर पे है जो 3 लाख यहाँ पे 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में है। उत्तर प्रदेश 2,40,928 और गुजरात जो है 1,96,244 वर्ग किलोमीटर का इनका वर्ग क्षेत्रफल है। तो ये टॉप 5 है यहाँ पर, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आपसे पूछते हैं। तो ये हमने देखा। अब आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के मंडल और जिलों की कहानी को समझते हैं। उत्तर प्रदेश सबसे पहले देखा जाए तो आपको कितने मंडल हैं, तो टोटल 18 मंडल हैं और आपको 75 जिले हैं। ये तो आप सबको पता है, लेकिन कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है किस मंडल में कितने जिले हैं और उसका मुख्यालय यहाँ पे क्या है, ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो इसको लेकर रिवाइज कर लेते हैं, रिवीजन के संदर्भ से एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लखनऊ मंडल की। तो यहाँ पे हम जो क्रम लेंगे, हम सबसे पहले उन मंडल को उठाएंगे जिसमें सबसे ज्यादा जिले हैं और इसी क्रम में सबसे कम जिलों की ओर, यहाँ पर सबसे कम जिलों वाले मंडल की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो उसे याद रखना एक थोड़ा सा अवरोही आरोही क्रम में आपको आसान हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा देखिए 3 जिले ऐसे हैं, 3 मंडल ऐसे हैं जिसमें 6 जिले आते हैं। कौन कौन से हैं, तो लखनऊ में 6 हैं, कानपुर में 6 हैं और मेरठ में 6 हैं। अब इनको यहां पर एक जो ये फैक्ट आपको ध्यान हो गया। दूसरी चीज, जैसे लखनऊ मंडल में आपसे पूछा है कौन कौन से जिले आते हैं, तो लखनऊ मंडल में देखिए आपको लखनऊ तो खुद हो गया है
उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, खीरी, लखीमपुर। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें ये आपका लखनऊ हो गया। अब यहाँ पे उन्होंने कहा भैया लखनऊ में आपको आता है उन्नाव आता है, हरदोई आता है, रायबरेली आता है, बाराबंकी आता है, सीतापुर यहाँ पर आता है, लखीमपुर खीरी भी आपको आता है। तो यहाँ पर आपको ये हो गया। तो 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे के सारे आपको जो जिले आते हैं, रायबरेली को हम यहाँ पर आपको शामिल करते हुए ये आपका एक मंडल निकल कर आया जिसको हम यहाँ पर कहते हैं लखनऊ मंडल। इसी तरीके से दूसरा है कानपुर मंडल। कानपुर मंडल में पहले दो तो कानपुर के ही हो गए, एक कानपुर नगर हो गया और दूसरा कानपुर देहात हो गया। तो कानपुर हम ढूंढ ले पहले, सबसे पहले ये है आपका कानपुर नगर और इसी के बगल में यहाँ पे देखिए तो आपको कानपुर देहात भी है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको आता है इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज और औरैया। तो इटावा फर्रुखाबाद का एक क्रम यहाँ पे पकड़ लें तो यहाँ पे देखिए इटावा हो गया, औरैया हो गया, कन्नौज हो गया और आपका फर्रुखाबाद हो गया। ठीक है, तो ये एरिया है जिसे हम कानपुर का कहते हैं। तीसरा यहां पर है मेरठ। मेरठ में देखिए गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और हापुड़ का एरिया आ गया। तो हम यहां पे सबसे किनारे पे आ जाइए। यहां पे आगे आपका मेरठ के एरिया में गाजियापुर हो गया, गौतम बुद्ध नगर हो गया, बुलंदशहर हो गया, ठीक है, मेरठ हो गया आपका, बागपत है, ठीक है, और हापुड़ है। तो मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, ये एरिया यहां पे आप देखें तो आपका 3 जिले हैं। ठीक है, तो 2 सबसे बड़े मंडल वाले जिले, 3 सबसे बड़े मंडल वाले यहां पर, 3 सबसे बड़े मंडल यहां पर आपको देखा जाए तो कानपुर नगर, लखनऊ, कानपुर और आपका मेरठ है। इसके बाद फैजाबाद और मुरादाबाद 2 ऐसे मंडल हैं जिसमें आपको देखा जाए तो 5 जिले आपको आते हैं। कौन कौन से हैं? फैजाबाद में अगर हम देखें तो यहाँ पर फैजाबाद, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी, अंबेडकर नगर आता है। वहीं मुरादाबाद की बात करें तो मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा और संभलपुर आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एरिया जो है ये आपका फैजाबाद यहाँ पर आपको मंडल आता है और दूसरा यहाँ पर आपको मुरादाबाद का मंडल आता है जो कि सुल्तानपुर, रामनगर और संभल के एरियाज में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो आपको बताया जा रहा है कि मंडल फैजाबाद और मुरादाबाद का आपका कौन सा है। इसके बाद अगर देखें तो अलीगढ़ आता है। अलीगढ़ में, आगरा में, वाराणसी में और गोरखपुर में, यहां पे देखिए आपको 4 जिले इन मंडलों में आपको देखने को मिलते हैं। अलीगढ़ देखें तो आपको अलीगढ़, एटा, हाथरस और कासगंज आएगा। आगरा में देखें तो आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी आएगा। आगरा फिर से यहाँ पे देखिए आप, ये सबसे लास्ट में आपको एक एरिया, ये जो एरिया है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अलीगढ़ भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये अलीगढ़ है और ये यहाँ पे आगरा और मथुरा का एरिया है। इसी तरीके से वाराणसी अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको फतेहपुर और मिर्जापुर, यहाँ पे आप देखें तो ये आपको वाराणसी का एरिया यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और गोरखपुर अगर आप देखें तो सबसे ऊपर की ओर हम यहाँ पर चले जाएंगे तो आपको गोरखपुर का एरिया यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये गोरखपुर है, ये वाराणसी मंडल हो गया, ये फैजाबाद मंडल हो गया। यहाँ पे आप देखें तो आपको अलीगढ़ मंडल आपका हो गया। इसी तरीके से आपको आगरा मंडल भी यहाँ पर आप देखें तो ये आगरा मंडल हो गया। तो ये सारे जो मंडल है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं उनको हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। एक बार मंडलों की अगर हम बात करें तो मेन जो सेंटर है 9 है। ठीक है, तो पहला हमने कहाँ देखा, ये रहा आपका पहला मंडल लखनऊ। दूसरा हमने कहा कि कानपुर है, कानपुर ये रहा आपका नगर, एक मंडल। इसके बाद तीसरा यहाँ पर देखिए तो मेरठ है। ठीक है, मेरठ ये रहा आपका, मेरठ आपको मंडल तीसरा हो गया। तो पहला, दूसरा, तीसरा। चौथा कौन सा है? चौथा फैजाबाद है। फैजाबाद कहाँ है? ये रहा आपका। ठीक है, चौथा यहां पे देखिए तो फैजाबाद हो गया। पांचवा देखिए यहां पे मुरादाबाद हो गया। मुरादाबाद यहां पे देखा जाए, मुरादाबाद में आपको रामपुर है, बिजनौर है, अमरोहा है और संभल है। ये रहा फिरोजाबाद। ठीक है, सॉरी मुरादाबाद आपका है और ठीक है, मुरादाबाद अभी अलीगढ़ है। अलीगढ़ हमने यहाँ पर आपको देखा हुआ है, अलीगढ़ आपको ये रहा। अलीगढ़ के बाद आपको देखा जाए तो उसके बाद आपका आगरा आता है जो हमने यहाँ पे देखा है। इसके बाद गोरखपुर आता है, गोरखपुर को हमने यहाँ पे देखा है। तो ये एरिया जो है सारे के सारे आपको मिल जाते हैं। जो 9 एरिया, 9 मंडल आपको हमने देख लिए हैं। इसके बाद ठीक है, तो यहां पे हमने देखा मुरादाबाद हो गया 1, मेरठ हो गया 2, आगरा हो गया 3, अलीगढ़ हो गया 4, लखनऊ हो गया 5, कानपुर नगर हो गया 6, फैजाबाद हो गया 7, गोरखपुर हो गया 8,
ठीक है, यहाँ पे 8 आपके हो गए। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए तो आपको प्रयागराज है, प्रयागराज यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रयागराज हमारा यहाँ मिर्जापुर की जस्ट बगल में इलाहाबाद के ये एरिया है। प्रयागराज देखिए, प्रयागराज में कितने हैं, प्रयागराज में 4 हैं, चित्रकूट में देखिए 4 हैं, मिर्जापुर में 3 हैं, आजमगढ़ में 3 है, बस्ती में 3 है, झांसी में 3 है और सहारनपुर में आपको 3-3 जिले आते हैं। कौन कौन से हैं, प्रयागराज में देखिए तो प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी आते हैं। चित्रकूट में यहाँ पे देखिए तो चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर और महोबा। मिर्जापुर में देखें तो मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही। आजमगढ़ में देखें तो आजमगढ़, मऊ और बलिया। बस्ती में देखें तो बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर। झांसी में देखें तो झांसी, ललितपुर और जालौन। और वहीं सहारनपुर को देखें तो यहाँ पे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली का जो एरिया है वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये आपको सारे इसमें ध्यान रखने हैं। तो प्रयागराज हमने देख लिया, ये रहा आपको चित्रकूट, एक मंडल आपको मिल गया। ये रहा आपको बगल में मिर्जापुर भी आपका एक मंडल आपको बना दिया गया है। आजमगढ़ भी देखा जाए तो यहाँ पर आपको मंडल बनाया गया है, ये है आपका, ठीक है, आजमगढ़ है। बस्ती है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बस्ती भी आपको देखा जाए तो मंडल है। झांसी, झांसी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है, ये आपका झांसी। और लास्ट में यहाँ पे आपको सहारनपुर है, तो ये रहा आपका सहारनपुर। तो ये जो सारे आपके मंडल इसमें दर्शाए गए हैं, इनको आपको इसमें ध्यान रखना है। ये सारे के सारे आपको मंडल हैं और इन मंडलों के अंतर्गत आने वाले जिलों की स्थिति भी आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ हाँ, कुछ इसमें भी रह गए, जैसे देवी पाटन हो गया जो मुख्यालय गोंडा है, और बरेली भी आपको यहाँ पर है। तो बरेली और गोंडा, यहाँ पे 2 और आपके, एक गोंडा है, ये रहा आपका, ठीक है, गोंडा भी आपको देखा है। तो गोंडा के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, देवी पाटन यानी गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच आता है। बरेली में देखें तो बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर और पीलीभीत आता है। तो यहाँ पर आप देखें ये एरिया, ये है आपका बरेली, और यहाँ पे आप देख सकते हैं गोंडा। इन 2 एरियाज को भी इसमें आपको ध्यान रखना है। बाकी वाराणसी, चित्रकूट, ज्यादातर एरियाज अगर हम देखें तो सेंटर वाइज भी आपको हैं, कुछ शॉर्ट आपको देखा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, हर जगह आपको एक मंडल या मुख्यालय आपको बना दिए गए हैं, जिसके माध्यम से आप इन्हें यहाँ पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इनको देखिए याद जरूर कर लिया है, और याद करने के संदर्भ में अवस्थिति, विस्तार एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, डेटा है, जो कि लगातार आपको इसमें यहाँ पे ध्यान रखना है। एग्जाम के दृष्टिकोण से यहाँ पर इससे आने वाले क्वेश्चन की जो प्रकृति है वो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को जरूर यहाँ पे रिवाइज करिएगा। मंडल, जिले, सीमावर्ती क्षेत्र, जिले, उससे संबंधित यहाँ फैक्ट, डेटा, ये सारी चीजें। अब इसके बाद अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश के यहाँ पे देखिए भूगर्भिक संरचना, प्रदेश की प्राकृतिक जो स्वरूप की स्थिति है, ये भी इस फैक्ट को हम यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और इसको भी यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। फिर आगे के टर्मिनोलॉजी में हम इसको और थोड़ा सा डिटेलिंग पे देखेंगे, मैपिंग के माध्यम से भी देखेंगे। तो रिवीजन के दृष्टिकोण से मैं यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में बाकी सेगमेंट को इसमें और भी शामिल करूंगा। फिलहाल अगर हम देखें तो भूगर्भिक संरचना में देखें तो विंध्य शैल, बुंदेलखंड नीश, टर्शरी शैल समूह, क्वार्टरली समूह, भाबर क्षेत्र, डुंडुआ, और ये आपको उत्तर से दक्षिण के क्रम के अनुसार आप यूपी के भूगर्भिक संरचना को पढ़ते हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि विंध्य शैल समूह क्या है, तो इसमें आपको देखिए कैमूर श्रेणी के समूह आते हैं। इसमें हम पूर्व कैम्ब्रियन काल का निर्माण के एक स्थिति को पाते हैं। कहने का मतलब है यूपी में जो विंध्य शैल क्रम की आपको जो चट्टानें मिलती हैं, जो क्रम समूह मिलता है, वो कब की हैं, तो आपको पूर्व कैम्ब्रियन काल की हैं। और किस श्रेणी की हैं, तो कैमूर श्रेणी समूह के अंतर्गत आती हैं। दूसरा एक एरिया यहां पर अगर हम देखें जिसे हम बुंदेलखंड का एरिया कहते हैं, यहां पर भी देखें तो पठारी एक एरिया आपको देखने को मिलता है बुंदेलखंड, और इसमें आद्यकल्प काल की आपको प्राचीन शैलों के निर्माण के आपको इसमें साक्ष्य मिलते हैं, जिसे हम बुंदेलखंड की नीस कहते हैं। टर्शरी शैल समूहों की भी आपको यहां पर देखा जाए तो कहते हैं कि आपको संरचना मिलती है, उसके भी यहाँ पे आपको साक्ष्य मिलते हैं, जो कि कहा जाता है कि टेथिस सागर में अत्यधिक निक्षेप के कारण देखा जाए तो इनका आपको निर्माण हुआ। इसी तरीके से क्वार्टरली जो समूह है, एक तरीके से आप यहाँ पर देखें तो मूलतः हम तराई और भाबर वाला जो निर्माण यहाँ पर क्षेत्र है, जो आपका नेपाल की सीमा के साथ आपको लगता हुआ दिखाई देता है जो एरिया आपको, उसे हम तराई का या भाबर का क्षेत्र यहाँ पर कहते हैं। भाबर के क्षेत्र में शिवालिक, गिरपदी क्षेत्र, कंकड़ पत्थर और नदियों के अंदर यहाँ पे समा जाते हैं, अर्थात उत्तराखंड से होते हुए जो यूपी का जो एरिया यहाँ पे कन्वर्ट आता है, इंटर करता है, वहाँ पे जो नदियों का एक पहाड़ों से होकर के आपको हिम नदी जो नदी यहाँ पर यूपी में प्रवेश करती हैं, तो उनका जो एक स्थिति है, विस्तार है, उनके बारे में इसमें देखने और समझने को मिलता है, उसे हम यहाँ पे भाबर का क्षेत्र कहते हैं।
डुंडवा यानी कि गोरखपुर के समीप जो है शिवालिक पहाड़ियों के नाम को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, डुंडवा कहते हैं। और उत्तर से दक्षिण के क्रम को अगर हम देखें, यूपी को जब हम उत्तर यानी कि सहारनपुर से और हम दक्षिण यानी कि सोनभद्र की तरफ अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले भाबर मिलता है, फिर तराई का एरिया मिलता है, फिर खादर का, और फिर लास्ट में यहाँ पे बांगर का एरिया आपको मिलता है। तो कौन सा है, भाबर, तराई, आपका खादर और बांगर। आपको सहारनपुर से आपको सोनभद्र याद रखना है, आपको उत्तरी से दक्षिणी क्रम में आपको यहां पे ध्यान रखना है। अब यहाँ पे प्राकृतिक जो संरचना है उसको हम कुछ इस तरीके से भी यहाँ पर एक डायग्राम के माध्यम से यहाँ पर आपको समझा सकते हैं। ठीक है, डायग्राम यहाँ पे देखें तो कैसा आपको दिखाई देता है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की एक प्राकृतिक जो संरचना की एक अवस्थिति आप देखें, प्राकृतिक संरचना कैसी है। तो उत्तर में आपको मिलता है भाबर और तराई का क्षेत्र। ठीक है, भाबर का जो क्षेत्र है इसका जो विस्तार है वो सहारनपुर और कुशीनगर के एरियाज में आपको विकसित है, जो पड़ा हुआ दिखाई देता है। और मूलतः इस क्षेत्र की जो संरचना है, जो मिट्टी है या कह सकते हैं वो कैसी है, ककरीली पथरीली मिट्टी आपको मूलतः आपको भाबर क्षेत्र में दिखाई देती है। वही दूसरा, अगर हम यूपी के तराई क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो यहां पर आपको अवसादी मिट्टी मिलती है, जो कि यहां पर यूपी के आपको नेपाल के साथ जो सीमा यहां पर लगी हुई है, हम उसको यहां पे तराई का क्षेत्र कहते हैं। इसी तरीके से यहां पे हम लिख देते हैं नेपाल के साथ सीमा वाला क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद तीसरा यहां पे देखिए, तो पहला यहाँ पे उत्तर में भाबर तराई क्षेत्र। जब इसके आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे नदियों का, गंगा और यमुना का दोआब का क्षेत्र मिलता है। तो यहाँ पर मैदानी इलाका है जो कि यहाँ पर काफी विस्तार है यूपी में इसका, और इसका विस्तार जो है यमुना गंडक नदियों के यहाँ पर मिलने से और भी ज्यादा यहाँ पर विस्तारित हो जाता है। यूपी मूलतः देखा जाए तो एक मैदानी क्षेत्र आपको कहा जाता है इसी कारण से। अब इसमें भी देखें तो दो क्षेत्र हैं, एक बांगर क्षेत्र है, दूसरा यहाँ पे खादर क्षेत्र है। बांगर जो क्षेत्र होता है उसको यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है। बांगर क्षेत्र का मतलब होता है जो पुरानी जलोढ़ या काप मिट्टी होती है उसको हम यहाँ पर बांगर क्षेत्र आपको कहा जाता है। और खादर क्षेत्र जो होता है वो नई जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर आपको होती है, वो आपको इसमें खादर क्षेत्र आपको कहे जाते हैं। तो ये दोआब का जो पूरा क्षेत्र है, गंगा यमुना का जो दोआब का एरिया है, जो यहाँ पे नदियों के आसपास के राज्य हैं या नदियों के किनारे आपको शहर राज्य हैं, तो वहां पर हम उन एरियाज को हम यहाँ पे कहते हैं कि वो दोआब के क्षेत्र हैं। और तीसरा जो इसमें आता है दक्षिण का पठारी और पहाड़ी क्षेत्र आता है। इसमें आपको दो एरियाज आपको देखने को मिलते हैं, एक होता है आपको बघेलखंड होता है और दूसरा यहाँ पर आपको बुंदेलखंड होता है। बघेलखंड में हम यहाँ पे देखा जाए तो आपको मिर्जापुर का एरिया आपको देखने को मिलता है, जबकि आपको बुंदेलखंड में देखें तो बांदा, चित्रकूट, महोबा, ग्वालियर, ललितपुर, ग्वालियर एमपी में आता है, ललितपुर जो वाले एरिया जो हैं वो इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो फैक्ट आपको एक बारे में यहाँ पर और बताता है कि दक्षिण का जो पठारी भाग है, जो उसकी प्राकृतिक सीमाएं हैं एक तरीके से, ये एग्जाम आपको यहाँ पे ध्यान रखेगा। ठीक है, दक्षिण का क्या है, जो पठारी भाग है उसकी क्या है, एक प्राकृतिक सीमा है। प्राकृतिक सीमाओं का यहाँ पे मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे इसकी पूर्वी जो सीमा होगी वो केन नदी के साथ यहाँ पे आपको साझा होती है। पश्चिमी जो सीमा है आपको यहाँ पर आपको देखें तो वहां पर आपको बेतवा और पाहुज नदी से यहाँ पर आपको बनी हुई है। उत्तरी जो सीमा है वो गंगा यमुना नदी से बनी हुई है और दक्षिणी जो सीमा है वो विंध्य पर्वत से बनी है। तो एक प्राकृतिक नदियों और पहाड़ों के विभाजन से आपको एक जो पठारी जो एरिया है, बुंदेलखंड का एरिया है, वो एक तरीके से पूरे से यहाँ पे आपको अलग होता हुआ आपको दिखाई देता है। एक प्राकृतिक विभाजन की स्थिति आपको इसमें देखने को मिलती है। इसी तरीके से यूपी में एक कृषिगत क्षेत्रों को लेकर, कृषि जलवायु क्षेत्रों के को लेकर भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के 9 कृषि जलवायु क्षेत्र यहाँ पे कौन कौन से हैं और इनका यहाँ पर विस्तार कैसा है। तो अगर हम इसमें यहाँ पर आपको बताएं यूपी में कितने यहाँ पर कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, टोटल 9 कृषि जलवायु क्षेत्र आते हैं। तो इसमें आपको देखिए सबसे पहला यहाँ पे देखिए तराई का भाबर क्षेत्र आता है, जो कि सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच और के जनपदों में यहाँ पर आपको पूरा फैला हुआ है। और ये एरिया अगर आप देखें तो ये किससे है, नेपाल के साथ ये सीमा भी आपको यहाँ पर, एक नेपाल हो गया, उत्तराखंड हो गया, तो नेपाल उत्तराखंड के साथ यहाँ पर इनकी सीमा भी साझा होती है। दूसरा जो कि यहाँ पे आपको देखा जाए कृषि क्षेत्र आता है जिसको हम कहते हैं पश्चिमी का मैदानी क्षेत्र। और पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में अगर हम देखें तो कौन सा मंडल आता है, मेरठ मंडल के आपको 6 जिले जो आते हैं वो यहाँ पर आपको पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में शामिल है। इसके बाद आता है मध्य से पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, जो कि यहाँ पे बरेली और मुरादाबाद मंडल के आपको 4 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद दक्षिणी पश्चिमी यहाँ पे समशुष्क आपको है जो आगरा मंडल है, करीब 5 यहाँ पे जिले इसके अंतर्गत आएंगे। मध्य मैदानी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लखनऊ और कानपुर मंडल
कि यहाँ पर आप देख सकते हैं फतेहपुर जिला, ये सब आपको इसमें देखा जाए तो मध्य मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत इनका विभाजन किया गया है। इसी तरीके से बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, बुंदेलखंड के सभी जनपद यहां पर देखा जाए तो इसके अंतर्गत शामिल हैं। और उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र की बात करें, इसमें गोरखपुर मंडल और गोंडा दोनों मंडल यहां पर आपको इसमें शामिल हैं। पूर्वी क्षेत्रों की बात करें तो इसमें वाराणसी, आजमगढ़ मंडल और प्रतापगढ़ यहां पर आपको जनपद शामिल हैं। जबकि विंध्य क्षेत्र की बात करें तो इसमें सोनभद्र, मिर्जापुर जनपद, इलाहाबाद जिले और इसके दक्षिणी भाग हम इसमें यहां पर शामिल होते हुए देखते हैं। तो यूपी के कृषिगत क्षेत्र या कृषि जलवायु क्षेत्रों के बारे में भी आपको यहां पर इससे पूछा जा सकता है। तो इन सारे जो फैक्ट हैं जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, देखिए काफी सारी नॉलेज है, काफी सारी जानकारी है और इनको यहाँ पर आपको ऐसे ही रिवाइज करना। मैप मैं कहूंगा इसको लेकर यूज जरूर करिएगा क्योंकि कंफ्यूजन होता है आपको देखा जाए तो, अगर आप क्लैरिटी नहीं है, कई बार मुझे भी हो जाती है, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे अगर आप इसे देखेंगे तो आपको चीजें याद रहेंगी। ठीक है, तो आज के सेशन में यहाँ पर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी के की नदियों, बांध और तालाबों, परियोजनाएं और इन तरह के यहाँ पे कॉन्सेप्ट को लेकर डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच और गुड लक। देखिए जो टॉपिक पढ़ाते चल रहे हैं अपने स्तर पर रिवीजन भी करते चलेंगे। सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं उसके साथ साथ यहाँ पे अपने स्तर पर भी उससे दुगनी मेहनत यहाँ पे जरूर करनी है। बाकी कोई समस्या आ रही है किसी विषय वस्तु को लेकर, किसी टॉपिक को लेकर, कोई अन्य तरीके की, तो यहाँ पर आप हमसे हमारे साथ कनेक्ट रहिए। कमेंट के माध्यम से अपने यहाँ पर विचार भी साझा करते रहिए। हम वहाँ पर जो भी बेहतर हो सकेगा वो यहाँ पर करते रहेंगे। अपने आप को प्रीलिम बूस्टर सीरीज के साथ भी जोड़ के रखिएगा क्योंकि वहाँ पर आपको सारे टॉपिक्स जो होंगे वहाँ पर हम उसको MCQ के माध्यम से हल भी करने का प्रयास करेंगे। तो वहाँ भी एक तरीके का रिवीजन ही होगा और दूसरा ये कि कंप्लीट रिवीजन, दोनों ही सीरीज आपको फॉलो करनी है। तो इस तरीके से अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको यहाँ पर फायदा ही होने वाला है। बाकी अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।